स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे समझने से पहले जो है हम इसको और कई नामों से जानते हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन को और हम लोग दूसरे नामों से जानते हैं। पहला इसका नाम एक्स्ट्रा और इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। और इसको हम लोग इंटीग्रल, जो कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल और इसको प्रीमिटिव के नाम से जानते हैं। जो इंटीग्रेशन आपका है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहला जो नाम है इसको एंटी डेरिवेटिव, दूसरा इंटीग्रल और तीसरा प्रीमिटिव के नाम से इसको जानते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रति अवकलज। डेरिवेटिव का हिंदी होता है अवकलज, तो एंटी डेरिवेटिव का क्या होगा, प्रति अवकलज। ठीक है, और इंटीग्रल का समाकल। इंटीग्रल का हिंदी क्या होता है, समाकल होता है। अब प्रीमिटिव का होता है पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समाकलन देख रहे हैं, उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, इंटीग्रल के नाम से जानते हैं और प्रीमिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका नाम। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग देख लेंगे मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे समाकलन का अर्थ। इसको आराम से हम लोग समझ रहे हैं, काहे कि मैथ का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, इसलिए इसको आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर से लेकर टोटल का हम पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए पहले पूरे थ्योरी को अच्छे से पढ़ने का, उसके बाद जो एग्जाम्पल करवाएंगे उसको अच्छे से, उसके बाद आप एक्सरसाइज खुद से बनाइएगा, उसके बाद टोटल एनसीईआरटी प्रॉब्लम पहला चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से आपको टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम मीनिंग समझते हैं, समाकलन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का अर्थ क्या होता है, कि समाकलन का अर्थ है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसका दो मीनिंग है, एक तो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के रूप में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या है, पहले इसको देख लेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, ज्यामितीय अर्थ। तो ये जो है आपको क्या बताता है, एरिया बताता है। ठीक है, क्षेत्रफल बताता है। ज्यामितीय रूप से इंटीग्रेशन किसको बताता है, क्षेत्रफल बताता है। कौन सा क्षेत्रफल बताता है, वो देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है इस प्रकार से, ये जो लिखा हुआ है y = f of x। ठीक है, x एक्सिस है, a आपका y एक्सिस है, a जो है आपका x1 है और ये आपका क्या है, x2 है और ये x एक्सिस है। इसके बीच का जो एरिया होगा a वाला, वो आपको कौन सा बताएगा, इंटीग्रेशन बताएगा। एक फंक्शन है y = fx, x एक्सिस, और यहाँ x1 से लेकर x2 के बीच में जो एरिया बना, ये क्षेत्र बना, इसको कौन बताएगा, तो इंटीग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में किससे लिखेंगे, i से। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, यहाँ i जो होगा वो किस तरह से होगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन है x1। अभी डिटेल हम मीनिंग बता रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप पहले मीनिंग को समझ लीजिए, ठीक ना, हड़बड़ाना नहीं, पहले मीनिंग को समझ लेना है, उसके बाद थ्योरी, और उसके बाद आपको फॉर्मूला, सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो पहले इसके मीनिंग को समझ लीजिए कि हम आखिर इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों। ठीक है, तो हम लोग x1 से x2 तक इसको इंटीग्रेशन करेंगे, y और dx। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है ये इसका क्षेत्रफल को बताएगा। ठीक, तो यहाँ जो क्षेत्रफल बता रहा है, तो देखिए y का मतलब a लाइन हो गया, dx का मतलब x अक्ष हो गया, और x1 से x2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाला एरिया हो गया।
तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है? एरिया बताता है, क्षेत्रफल को बताता है, ठीक है। ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे फिजिकल मीनिंग क्या होता है या मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है इसका, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग फिजिकल मीनिंग, इसको नोट डाउन कर ले। अब हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल या मैथमेटिकल मीनिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। दूसरा हम लोग इसका कौन सा मीनिंग देखने वाले हैं? इसका हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल या मैथमेटिकल मीनिंग। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? फिजिकल को क्या कर सकते हैं? भौतिक अर्थ, ठीक है। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? तो ये आपका जो फिजिकल मीनिंग है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन क्या बताता है? डिफरेंशिएशन आपको बताता है द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है v, ठीक। तो जो v लिखा हुआ है वो किस तरह से आता है? ds बटा dt से आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसको समय के साथ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आपको विस्थापन निकालने के लिए बोले s, तो क्या करना होगा? v का इंटीग्रेशन करना होगा। v का क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल रूप में क्या करता है? आपको डिफरेंशिएशन का रिवर्स करता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस करता है, उल्टा प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फिजिकल मीनिंग, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग हो गया है। अब हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन है क्या, ठीक। ये तो उसका मीनिंग हुआ। अब इंटीग्रेशन है क्या, उसके बाद इसका हम लोग प्रोसेस किस प्रकार से करते हैं उसको देख रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, तो कहता है कि इट इज द, सबसे पहला पॉइंट, इट इज द रिवर्स प्रोसेस। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या कहता है? ये जो है आपका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव। नाम आपको पहले ही बता दिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। तो ये कैसा प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तब अवकलन के विपरीत, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है। समाकलन कहा जाता है। अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाकलन कहा जाता है। मतलब ये क्या है? ये आपका प्रति अवकलज है। क्या है जी? प्रति अवकलज। आपको विशेष रूप से इस पॉइंट को ध्यान देना है। जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इसी पे पूरा इंटीग्रेशन का आपका जो भी कॉन्सेप्ट है निर्भर करता है कि जो डिफरेंशिएशन है वो जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रक्रिया है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता होगा क्या आता है जी? कॉस एक्स। इसलिए कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? आपको साइन एक्स मिलेगा। रिवर्स प्रोसेस है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा आपका? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा? साइन एक्स, क्योंकि ये क्या है आपका? डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब इंटीग्रेशन भी है जो दो टाइप में बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन भी है जो दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के प्रकार। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन जो है उसको हम लोग बोलते हैं अनडेफिनिट
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा जो है वो है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आराम से समझिएगा। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता है, तो आपको कम से कम इंटीग्रेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 20 से 30 मार्क्स का एकदम निश्चित है, ये लिख लो। ठीक ना, इसलिए इसको अच्छे से सीखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को दो टाइप में बांटा गया है, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं जी? अनिश्चित समाकलन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग निश्चित समाकलन। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं आगे सब कुछ हम लोग देखेंगे। ये है आपका निश्चित समाकलन। एक तो हो गया अनिश्चित समाकलन और दूसरा क्या है? निश्चित समाकलन। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो बहुत लंबा टॉपिक है अनिश्चित समाकलन। इस बुक में भी देखिएगा तो बहुत सारा इसमें टॉपिक दिया हुआ है, बहुत सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन क्या होता है पहले इसको देखेंगे। इसको समझने के लिए पीछे वाला पॉइंट आपको फिर से याद दिलाते हैं। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा प्रक्रिया है, रिवर्स प्रोसेस। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए d/dx करें, ठीक है, किसका? तो हम लोग करें एक्स स्क्वायर। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है एक्स स्क्वायर का जब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है? 2x आता है। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, इसको इंटीग्रेशन को डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, ये छूट गया था, लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई, किस साइन के द्वारा इसको डिनोट करते हैं? इस तरह से। इंटीग्रेशन को किससे डिनोट करते हैं? इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, समेशन। समेशन का मतलब जोड़ होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? जोड़ होता है। वही एस को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। अब एक चीज और है इसमें, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बाई dx। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बाई dx, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाई dx, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से आपको अगर यहाँ पे लिख दिया जाए x dt, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको समझ लीजिए। कहता है कि जो इंटीग्रेशन होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं? तो ए साइन से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको लंबा थोड़ा कर दीजिए, इससे सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे लिखा रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लिखा रहा है बाई डी, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? बाई का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। और इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब एक्स का किसके सापेक्ष में? टी के सापेक्ष में हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। तो इसको भी पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इधर आते हैं। तो आपको बता रहे थे कि एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। ठीक है, अब आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है इसका क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी किए तो 2x आए, तो अगर इसका उल्टा करेंगे 2x से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझिएगा इसको,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना आया 2x आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो कितना आया 2x। अगर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या है रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, अब एक क्वेश्चन इस पर एक और लेते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, आप बताइए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए कितना आया 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2x ही रह गया। ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया 2x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया 2x। ठीक है, तो हम अगर इसको उल्टा करें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन देगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का या एक्स स्क्वायर प्लस c लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस c लिख देते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस c लिखेंगे या 2 ही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशिएशन कितना है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आया जी 2x आया। अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर 2x का इंटीग्रेशन करें तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको और इसको आप ध्यान से देखिए, कुछ आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो 2x का इंटीग्रेशन किए तो कितना आया एक्स स्क्वायर, और 2x का यहाँ पे इंटीग्रेशन किए तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, दोनों सेम नहीं है लेकिन सेम चीज का इंटीग्रेशन किए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा ये निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद, जनरली इंटीग्रेशन करने के बाद जैसे कोई फंक्शन है बाई dx, तो मान लीजिए इसका, अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला के रूप में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं, इसको एकदम अच्छे से नोट कर लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए एक फंक्शन है fx, स्मॉल fx, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आ गया कैपिटल fx आ गया। ठीक है, एक फंक्शन है स्मॉल fx, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आया कैपिटल fx आया। ठीक है, तो अगर हम क्या करें इसका इंटीग्रेशन करें किसका कैपिटल fx का, तो क्या आएगा fx आएगा, क्या आएगा उल्टा होगा fx आएगा। अगर देखिए यहाँ पे प्लस 2 रहता तब यहाँ पे प्लस 2 आ जाता। ठीक है, मतलब प्लस 2 आता, यहाँ पे प्लस 3 है तो यहाँ भी क्या रहता आपका प्लस 3 आता, लेकिन ये तो सेम ही रहता। ठीक, ये क्या रहता आपका सेम रहता। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है, बार बार क्या आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट का मान कभी 0 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी कुछ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ c का वैल्यू जो है वो निश्चित नहीं है, क्या है अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 रहने पर, यहाँ 2 रहने पे भी क्या आएगा, यानी 2x का इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ सकता है, या 2x का इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इसका 0 हो जाता है। ठीक है, 0 करने पे जब उल्टा करिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या किए तो 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तब भी 2x आएगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तब भी कितना आएगा 3x आएगा, और जब उल्टा करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर 2 ऐसा करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब यहाँ प्लस जो जुड़ रहा है वो निश्चित नहीं है, क्या है अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे प्लस c जोड़ेंगे। ये जो क्या है जी अनिश्चित है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट कांस्टेंट है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसी को बोलते हैं। इंडेफिनिट कांस्टेंट है या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं जी इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि कोई अगर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन करें तो जो इंटीग्रेशन उसका होता है वो लिखाएगा, प्लस में क्या लिखाएगा वहाँ पे, प्लस में वहाँ पे आपको लिखाएगा एक कांस्टेंट लिखाएगा। ये कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी यहाँ से हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो वहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, और कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है वहाँ से आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो जाता है 0, इसलिए 0 के जगह पे क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का मान निश्चित नहीं है, वो दिए गए कंडीशन के अनुसार निकलता है। तो ये तो था आपका इंडेफिनिट
इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसी को हमको डिटेल से पढ़ना है। अभी हम पूरा बेस आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये है क्या। अब हम लोग आगे से देखेंगे, इसका रूल देखेंगे और इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। हम लोग देखेंगे फॉर्मूला ड्राइव भी करेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे और ये फार्मूला कहाँ से आएगा वो भी देखना है। तो पूरा डिटेल से आपको पढ़ा रहे हैं। पहले आप थ्योरी को जितना अच्छे समझिएगा, थ्योरी और एग्जाम्पल को एक्सरसाइज बनाने में उतना ही आपको आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम लोग देखें x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। x का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो आपको सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएगा तो क्या बचेगा, d, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 गुना dx बचेगा, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करिए आप इंटीग्रेशन ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेशन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx, इधर हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इंटीग्रेशन और d दोनों रिवर्स प्रोसेस से खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 साथ में क्या जोड़ा जाएगा, c जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 का अगर इंटीग्रेशन बोले, 1 का इंटीग्रेशन का मतलब dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन या dx उसका क्या होगा, x, और प्लस में क्या होता है, c, तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपको, x हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना याद रखना है आपको, x याद रखना है, ठीक। अगर कोई कांस्टेंट रहे, जैसे कांस्टेंट है dc बटा dx, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अगर इसको हम इधर ले जाएं तो इधर क्या बचेगा, dc बराबर कितना बचेगा, 0 dx। इधर भी इंटीग्रेशन पहले गुना करो, ठीक। तो पहले अगर गुना करें तो इधर क्या हो जाएगा, dc, और इधर क्या हो जाएगा, 0 dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx, और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 dx। इंटीग्रेशन और d खत्म, रिवर्स प्रोसेस है, क्या बच गया, c बच गया। तो c बराबर कितना हुआ, 0 dx हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला कि 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ये दो फार्मूला एकदम बेसिक फार्मूला है और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 1 का इंटीग्रेशन बोले या इंटीग्रेशन dx लिखा रहे कितना होगा, x प्लस c, तो जोड़ना है क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और 0 का इंटीग्रेशन कहेगा तो कितना होगा, c होगा, ठीक है। आपको बोलेगा 1 का इंटीग्रेशन या खाली dx का इंटीग्रेशन तो कितना होगा, x प्लस c होगा। 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, c होगा, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए कहाँ से आया है। फार्मूला तो आपको यही याद रखना है, ठीक, लेकिन कहाँ से आया है अगर ये भी जानना है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक। एक और डेरा आप कर देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूला आपको कुछ लिख देंगे, ठीक, उसको आप ध्यान से देखिए। इसको नोट कर लिए होंगे। तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं, जैसे आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले d बटा dx x पे पावर n प्लस 1, ठीक। आपको बोले d बटा dx किसका, x पे पावर n का, तो क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि जो भी पावर में रहता है उसको क्या करते हैं, गुना में ले जाते हैं, और पावर में एक कम जाता है तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1। डिफरेंशिएशन है, ठीक ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन का।
तो x पे पावर n प्लस 1 है, ठीक। अगर इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना तो n प्लस 1 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, यानी कितना आ गया, तो यहाँ आ गया n प्लस 1 इंटू एक्स पे पावर, ये दोनों खत्म हो गया, कितना बच गया, n बच गया, यानी आ गया d x पे पावर n प्लस 1 बटा डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, n प्लस 1 इंटू एक्स पे पावर n, ठीक है, ये आ गया। अब dx को इधर भेजा जाए, dx को इधर भेजेंगे तो d x पे पावर n प्लस 1 हो गया, ठीक है, dx पे पावर n प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स पे पावर। अब दोनों साइड क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे, तो इंटीग्रेशन d x पे पावर n प्लस 1, इधर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन n प्लस 1 x पे पावर n, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन और d खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x पे पावर n प्लस 1, क्या बच जाएगा जी, x पे पावर n प्लस 1, n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, ये चला गया बाहर, तो n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, क्या चल गया, बाहर चल गया, ठीक। और यहाँ से क्या बच जाएगा, एक आपको ये dx गुना हो गया था, ये छूट गया था, dx इधर गुना हो गया था, यहाँ भी dx हो गया, तो यहाँ n प्लस 1 बाहर गया, क्या बच गया यहाँ पर x पे पावर n, और साथ में क्या बच गया यहाँ पर dx बच गया। अब n प्लस 1 जो है कांस्टेंट है वो नीचे आया, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, n प्लस 1, इधर क्या बच गया आपका x पे पावर n dx, ठीक है। यानी हम लोग को फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन किसका, x पे पावर n का, इंटीग्रेशन x पे पावर n का dx कितना होता है, x पे पावर n प्लस 1 बटा कितना होता है, n प्लस 1, साथ में क्या जोड़ना है, एक कांस्टेंट जोड़ना है, ठीक है। तो तीन बेसिक फार्मूला अभी बताती हैं आपको, ठीक। पहला फार्मूला बताया गया है कि x का डिफरेंस, एक का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है, कांस्टेंट होता है, और x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है आपको, तो क्या होता है, n प्लस 1, x पे पावर n प्लस 1, एक जोड़ते हो और उतना से ही भाग देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक जोड़ दिया जाता है और उतना से ही क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग तीन जो फॉर्मूला बताएं उसको हम बगल में लिख देते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए कहाँ से फॉर्मूला आया। फॉर्मूला थोड़ा सा बाद में हम नोट एक ही साथ लिखा देंगे, उसके पहले रूल ऑफ इंटीग्रेशन देंगे, रूल ऑफ इंटीग्रेशन, रूल ऑफ इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन का रूल था वैसे रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी है। तो उसको पहला हम लोग देखेंगे, यदि कोई फंक्शन आपको, कोई फंक्शन में अगर k गुना है तो बाहर चला जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में भी होता था, वो बाहर चला जाता था, तो k बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन fx, ठीक है। और दूसरा है कि अगर दो फंक्शन जोड़ में हो तो क्या हो जाता है, अलग अलग आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता है, तो पहले u का हो जाएगा और फिर किसका हो जाएगा, v का हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो है वो आपका है u माइनस v, u माइनस v क्या होगा, उसी प्रकार से u का होगा, फिर किसका होगा, v का होगा, ठीक है। तो इस तीन को बेसिक रूल को आप ध्यान में रखिएगा, कोई कांस्टेंट रहेगा तो क्या चल जाएगा, बाहर चला जाएगा, और दो फंक्शन ऐड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और दो फंक्शन अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीन बेसिक रूल हो गया और तीन फार्मूला बताए, कौन कौन सा फार्मूला बताए हैं, तो पहला बताया गया जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम कंफर्म है, एक बार ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में आ भी चुका है कि जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की जगह c लिखा रहेगा या k लिखा रहेगा, ठीक है। और सेकंड है एक का बोलेगा, एक कहने का मतलब एक तो लिखा भी नहीं रह सकता है dx का, तो कितना होता है x और प्लस c तो आना ही है इंडिफिनिटी। और तीसरा है x पे पावर n dx, इसका क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ठीक है। तो तीन फार्मूला, बेसिक फार्मूला और ये तीन बेसिक रूल, इसको ध्यान में रखते हुए इस पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
तो पहला क्वेश्चन अगर बोले कि आपसे इंटीग्रेशन 2x dx कितना या 2 dx ऐसे लिखा रहा है कहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कितना होगा, इसको क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन किसका 2 का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, इसको क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन 2 का x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ जो 2 है पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कहाँ भेजते हैं बाहर भेजते हैं। यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को कहाँ भेजेंगे बाहर, तो 2 चल गया बाहर, अंदर में क्या बच गया जी dx बच गया। ये 2 बाहर है रहने दो, इंटीग्रेशन और d दोनों एक साथ रहेगा तो खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा या dx ऐसा बताया कि अभी फॉर्मूला बताया था ना, इंटीग्रेशन dx कितना होता है dx होता है, ठीक, इंटीग्रेशन dx कितना होता है x होता है, इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा, ये तो 2 बाहर है, ये इंटीग्रेशन और d खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा x प्लस c, हो गया आंसर। जैसे इसी पे क्वेश्चन और देखें हम लोग, तो 3 का देखें तो कितना होगा, तो 3 का जो होगा आपका हो जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर, अंदर में क्या बचेगा dx, और dx से कितना होगा तो x होगा, प्लस क्या हो गया c। इसी पे आपको क्वेश्चन रहे इस तरह से इंटीग्रेशन -3 dx, तो क्या होगा -3 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, बताइए क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dx बचेगा, -3 बाहर है उसको रहने दो, इंटीग्रेशन और d क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, और प्लस में क्या हो गया c हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर कर देंगे, बाकी जो अंदर बचेगा उसी का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको बोले, आपको क्वेश्चन दिया जाए कि x का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी एक फार्मूला बताए थे x पे पावर n का, तो x पे पावर n का क्या फार्मूला बताया गया था, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो n+1 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं तो कितना है, x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, x पे पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो 1 जोड़ेंगे, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, और जितना जोड़ेंगे उतना ही से क्या पड़ेगा भाग पड़ेगा, प्लस क्या कर देना है आपको c कर देना है। यहाँ पावर में कितना था 1, तो 1 में 1 ऐड किए और बटा में क्या किए उतना ही से भाग दिए, यानी आ गया आपका कितना x² बटा 2 प्लस क्या हो गया c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन x² का अगर कहे तो कितना होगा, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में कितना है 2 है, तो एक जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन जब होगा तो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, ये अगला लिख देते हैं 2+1, नीचे भी क्या आएगा वही सेम आएगा 2+1, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। यानी हो गया x पे पावर 3 बटा कितना 3 प्लस, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे कि x पे पावर 5 का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो, आराम से बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, तो एक ऐड होगा तो x पे पावर 5 में एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा कितना हो गया 6, तो एक लाइन में हो गया इंटीग्रेशन। जैसे आपसे पूछे कोई कि बताइए x पे पावर -4 या x पे 1 बटा x पे पावर 4 का बताइए तो इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 बटा x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1 बटा x पे पावर 4 को पहले क्या करना होगा ऊपर ले जाएंगे, तो x पे पावर कितना होगा -4 होगा। अब इसमें एक जुटेगा तो बताइए x पे पावर -4 कितना होगा +1, -4 + 1 और बटा में -4 + 1, ये हो गया c। अब बताओ यहाँ पर x पे पावर -4 और +1 कितना होगा -3, और नीचे में भी कितना हो गया -3 और प्लस क्या हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस को हम खत्म करिएगा तो x³ नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन है आपका किस पे है, x पे पावर n पे। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जैसे आपको पूछ दे रूट x का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, किसका पूछ रहा है रूट x का, तो रूट x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो रूट को पहले हटाएंगे तो पावर में कितना आएगा 1/2 आएगा, रूट को जब हटाइएगा तो पावर में कितना आएगा 1/2 आएगा। अब ये जो पावर में 1/2 है इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे,
तो ऐड करेंगे तो पावर में 1/2 प्लस 1, नीचे में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया x पे पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सीधा करना चाहते हैं तो सीधा कर सकते हैं, 3/2 को उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और x पे पावर कितना हो गया 3/2 प्लस सी हो गया। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछ दे कि बताइए 3x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, किसका इंटीग्रेशन 3x²। ठीक, तो ये कैसे बनेगा, तो 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, अंदर में क्या बच गया x² और यहाँ क्या हो गया ये x हो गया। अब देखिए यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर है, पावर 1 जुड़ जाएगा तो 2 में जुड़ेगा तो कितना होगा 3, और बटा में कितना 3, और प्लस में क्या c, ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया x³ प्लस c। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक देखे हैं, इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेशन का यूज क्या है, इंटीग्रेशन का नाम और बहुत सारा नाम क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, उसके बाद इंटीग्रेशन का बेसिक रूल क्या है, इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला क्या है, और इस पर क्वेश्चन देखे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और पूरे इंटीग्रेशन को अच्छे समझने के लिए आपको ये जो इंटीग्रेशन का लेक्चर आ रहा है, पहला लेक्चर है, आगे इसका लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, और हम साथ में एनसीईआरटी बुक आपको सोल्व करवाते जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बस इसी तरह से वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।